हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित ये जो हमारा वीडियो का सीरीज है, तृतीय खंड का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, प्रथम खंड और द्वितीय खंड के वीडियो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक पर मैंने कवर किया है। और यहाँ आज जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है तृतीय खंड का, जो प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, जो क्रमांक 2 में है, विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास और समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इनको पूछा जा सकता है, क्योंकि जो मैनेजेरियल क्वालिटीज़ होती हैं, प्रबंधकीय गुण होता है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है। और ये ज़रूरी भी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये टॉपिक ऐसा है कि कॉमन टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ना कि आप महिला पर्यवेक्षक बस के लिए देखें, जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इन सभी टॉपिक को मैंने डीप लेवल में एक्सप्लेन किया है। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, और यहाँ से हमने ये महिला पर्यवेक्षक की भर्ती से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सभी वीडियो मैंने कवर किया है। अगर ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सब की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आप डायरेक्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। दोस्तों, तृतीय खंड का पार्ट 1 जो वीडियो था, ये सिलेबस में हम आपको दिखा दें, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश। दोस्तों, ये जो अपठित गद्यांश, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं, ये आपका 12 नंबर का इतना आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन लोग इसको सॉल्व कर नहीं पाते हैं। सॉल्व करने का एक्चुअली उनके पास तरीका नहीं होता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने, क्या रणनीति होती है इसके पीछे अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का, इसका हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपठित गद्यांश हल करने का सही तरीका मिल गया। ये दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने 3 से 4 अपठित गद्यांश दिया है प्रबंधकीय गुण से अंतर्गत, और उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अधिक से अधिक आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें से आपको 12 नंबर कवर करने हैं। और दोस्तों, 12 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है एक टेक्निक कि आप अपठित गद्यांश को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जो कि आज की हमारी टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ और पंचवर्षीय योजनाओं के विकास। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा तृतीय खंड का प्रबंधकीय गुण पार्ट 2 वीडियो, और इसमें हमने वही सिलेबस को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। और इसी से रिलेटेड देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक हमारी बन रही हैं, विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास और समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार। इन तीनों टॉपिक को दोस्तों मैं इतने गहराई से और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ज़रूर कोई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जल्दीबाजी किसी बुक में कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप ना करें। और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस पार्ट 2 वीडियो में आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा मूल रूप से किन घटकों पर निर्भर करती है। विकास की जो अवधारणा है तो मूल रूप से किन घटकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन। दूसरा ऑप्शन है केवल औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय आय। तीसरा है तकनीकी उन्नति और वैश्विक व्यापार विस्तार। और चौथा है केवल सामाजिक समानता और सांस्कृतिक विकास। दोस्तों, देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन का जो लेवल है विकास की अवधारणा से रिलेटेड, तो हम किस प्रकार के क्वेश्चन देकर आए हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है,
तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कि विकास की जो अवधारणा के मूल घटक हैं जो वो है आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन। जब इन तीनों का एक मेल जोल होता है दोस्तों, तभी जाके विकास की अवधारणा का मूल रूप सामने आता है। ठीक है, केवल औद्योगिक विकास से विकास की अवधारणा नहीं होती और ना तो सिर्फ सामाजिक तकनीकी उन्नति से होता है। ठीक है, इसमें जो है तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन तीनों होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी देश के सतत विकास को प्रभावी ढंग से मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे उपयुक्त है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर पहले कमेंट करिए, इसके बाद फिर आगे देखिए। और यदि नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख लीजिए कि किसी देश के सतत विकास को प्रभावी ढंग से मापने का जो एक सूचकांक है तो उसको कहते हैं दोस्तों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, विकास की सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे है आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो जो विकास की सबसे बड़ी चुनौती वो नहीं है, वो क्या है इनमें से? इसका है उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति, इसकी चुनौती नहीं है। बाकी सभी चुनौतियां हैं, क्योंकि आर्थिक असमानता अगर है तो भी विकास के लिए बड़ी चुनौती है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें भी चुनौती है, उच्च जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें भी चुनौती है, लेकिन उपभोक्तावाद की जो प्रवृत्ति है ये कोई चुनौती नहीं है किसी भी विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में सतत विकास की सबसे प्रमुख बाधा कौन सी मानी जाती है? विकासशील देशों में देखिए, दो प्रकार के देश होते हैं, एक विकासशील होता है, एक विकसित होता है। विकसित मतलब जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और विकासशील का मतलब होता है कि जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वो अभी प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो विकासशील देशों में सतत विकास की जो सबसे प्रमुख बाधा कौन सी मानी जाती है? तो वो है इसका राइट आंसर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य SDGs कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य जो है वो है 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता और सतत विकास में क्या संबंध है? समानता और सतत विकास में क्या संबंध है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, समानता सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सतत विकास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, प्रभावित करता है या प्रभावित नहीं करता है, इन शब्दों को आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सतत विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बेरोजगारी या अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश। तो देखिए, जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो प्रभावित नहीं करते, बाकी चीज़ तो सब प्रभावित करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश जो है तो ये कोई विकास को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इससे तो हमारा विकास ही होता है। लेकिन अगर ये तीनों हैं ऑप्शन तो ये हमको हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का यदि आप अंधाधुंध दोहन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक प्रभावित कारण है, एक बड़ा फैक्टर है, और बढ़ती बेरोजगारी भी इसका कारण है। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति क्या होनी चाहिए?
तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक रणनीति है वो होनी चाहिए कि दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, लगातार वीडियो हमारी देखते रहें और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना और विकास की अवधारणा और समकालीन सामाजिक चुनौतियों से संबंधित हम टोटल 130 क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं और आपको यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करना है, वैल्यूएट करना है कि आपके 130 में से टोटल कितने नंबर के सही हो रहे हैं। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। और देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं और आज की कंपटीशन के इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने हल्के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिनका तुक्का लगाना तो एकदम से अगर आप तुक्का लगाते हैं तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए और हो सके तो आप नोट अपनी बनाते चलिए, साथ में क्वेश्चन लिखिए, तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला ये कि आप जो सुनेंगे देखेंगे वो तो आपको याद ही होगा और साथ में अगर लिखते चलेंगे तो उसका अलग बेनिफिट होगा, आपकी नोट्स भी तैयार होती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि कौन सा पहलू विकास में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सहायक नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकास को बाधित करने वाले सामाजिक कारकों में कौन सा मुख्य रूप से शामिल है? तकनीकी नवाचार, सामाजिक असमानता और भेदभाव, बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। तो विकास को बाधित करने वाले सामाजिक कारकों में से जो मुख्य शामिल है वो है सामाजिक असमानता और भेदभाव, क्योंकि दोस्तों यहाँ सामाजिक कारक की बात हो रही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता और भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या हो सकती है? तो सतत विकास के लिए, लगातार विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नीति हो सकती है वो हो सकती है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना। वनों की कटाई से तो कोई विकास होगा नहीं, विकसित देशों के नियम बनाना ये भी संभव नहीं है, औद्योगिक विस्तार को बढ़ा लेना भी कोई एक तरीका नहीं है। तो फिर सतत विकास की सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या हो सकती है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में कौन से घटक शामिल होते हैं? केवल आर्थिक विकास, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शक्ति, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक उत्पादन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, विकास और आर्थिक स्थिरता के बीच क्या संबंध है? तो विकास और आर्थिक स्थिरता के बीच में जो संबंध है वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना विकास के आर्थिक स्थिरता संभव नहीं है और आर्थिक स्थिरता के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकास की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? विकास की प्रक्रिया में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, सामाजिक न्याय और समान अवसर, केवल आर्थिक मुनाफे की वृद्धि या वैश्विक व्यापार प्रतिबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? क्लब ऑफ रोम का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका जो मुख्य योगदान है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास और सीमित संसाधनों पर अध्ययन। ये क्लब ऑफ रोम का मुख्य योगदान है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सतत विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जनसंख्या स्थिरता, हरित ऊर्जा का उपयोग या वैज्ञानिक अनुसंधान। इसका जो सही आंसर है वो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन सतत विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अगर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो ये सतत विकास के लिए बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार सतत विकास के लिए
आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रटलैंड रिपोर्ट का सतत विकास सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार सतत विकास के लिए आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए? तो ये जो रिपोर्ट है ऑप्शन नंबर बी, ब्रटलैंड रिपोर्ट का सतत विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता विकास के लिए क्यों सबसे गंभीर चुनौती मानी जाती है? तो सामाजिक असमानता विकास के लिए सबसे गंभीर चुनौती इसलिए मानी जाती है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यह आर्थिक असंतुलन को जन्म देती है जिससे गरीबी बढ़ती है, यह केवल निम्न वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है, यह वैश्विक व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यह आर्थिक असंतुलन को जन्म देती है जिससे गरीबी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा लगा आपको। अगर क्वेश्चन का लेवल अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए उसके लिए भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो बताइए, मैं और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि हमारी वीडियो कंप्लीट देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। देखिए इतनी मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि सब्सक्राइब करना फ्री है, उसमें कोई चार्ज तो लगता नहीं है। आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन है कि कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या शिक्षा स्तर। तो मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। बाकी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा का स्तर, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर शामिल होते हैं। पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जो है तो ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, बल्कि ये सतत विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास की स्थिरता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन है नवाचार और तकनीकी उन्नति, पूंजी बाजार में निवेश वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जो है तो कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है और आंसर में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट किस क्षेत्र में असमानता को मापता है? जो गिनी गुणांक है तो किस क्षेत्र में असमानता को मापता है? सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन या राजनीतिक स्थिरता। तो यहाँ पे दोस्तों असमानता की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक असमानता। जो गिनी गुणांक है तो आर्थिक असमानता को मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में सतत विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? जो विकासशील देश हैं तो उनमें विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सीमित तकनीकी संसाधन, औद्योगिक निवेश की अधिकता, पर्यावरण संरक्षण कानूनों की कठोरता, साक्षरता दर में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित तकनीकी संसाधन। ये इसकी सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है विकासशील देशों में सतत विकास के लिए, सीमित तकनीकी संसाधन। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भुखमरी का उन्मूलन,
लैंगिक समानता, वैश्विक सैन्य शक्ति में वृद्धि या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, अब देखिए सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य शामिल नहीं है, तो सतत विकास जो लक्ष्य है उसमें जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक सैन्य शक्ति में वृद्धि। बाकी ये तीनों चीज़ें शामिल है, भुखमरी का उन्मूलन भी करना है, लैंगिक समानता भी लाना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी लाना है। लेकिन ये जो वैश्विक सैन्य शक्ति में वृद्धि है तो ये सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकास को परिभाषित करने में किस आर्थिक सूचकांक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो विकास को परिभाषित करने में जो आर्थिक सूचकांक को सबसे अधिक सूचकांक माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है विकास को परिभाषित करने के लिए जो आर्थिक सूचकांक है। दोस्तों, आपको कमेंट करके हमको ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हो रहे हैं। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, सिर्फ एक इसी एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं, क्योंकि अभी व्यापम में कई सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सब के लिए ये जो चैप्टर है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए आपको ध्यान से इसको देना है और हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों कि टोटल कितने नंबर आप पाए हैं इस चैप्टर में, 130 में आपका कितना नंबर सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होगा? तो औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए जो सबसे प्रभावी उपाय है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कर लागू करना, कार्बन टैक्स लागू करना, ये सबसे प्रभावी उपाय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नैतिक दुविधा पैदा करता है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण बनाम औद्योगिकीकरण, ग्रामीण बनाम शहरी विकास, व्यापारी नीतियां बनाम सामाजिक न्याय, डिजिटल तकनीकी अपनाना बनाम परंपरागत कौशल संरक्षण। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विकास के दौरान कौन सा सबसे बड़ा नैतिक दुविधा पैदा करता है विकास के दौरान, है ना। अब विकास के दौरान जो सबसे बड़ी नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है वो ये होती है कि हमको क्या करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है कि औद्योगिकरण करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पर्यावरण का संरक्षण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की चरणबद्ध वृद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आर्थिक विकास की जो चरणबद्ध वृद्धि सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? वो है ऑप्शन नंबर बी, वाल्ट रोस्टो। वाल्ट रोस्टो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी जो आर्थिक विकास के मूल सिद्धांतों में से एक है? तो अदृश्य हाथ की अवधारणा जो दी है वो आर्थिक विकास के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, जोसेफ सम्पेटर, पॉल सैमुएल्सन और जे.एम. कीन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ये इन्होंने इनविजिबल हैंड की अवधारणा दी थी जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के मूल प्रिंसिपल में से, मूल सिद्धांतों में से एक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक विकास की अवधारणा किस विकासवादी अर्थशास्त्री ने दी थी? क्रिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, सृजनात्मक विनाश। सृजनात्मक विनाश की अवधारणा किस विकासवादी अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये दिए थे जोसेफ सम्पेटर ने दिए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित वृद्धि का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो ये है रागनर नरकसे। रागनर नरकसे से संबंधित है संतुलित वृद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल, एल्बर्ट हिर्समैन, रॉबर्ट सोलो, डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एल्बर्ट हिर्समैन। इन्होंने असंतुलित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है? आधुनिकीकरण सिद्धांत मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन है एमिल दुर्खीम, वाल्ट रोस्टो, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिर्डल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाल्ट रोस्टो। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत अर्थशास्त्र, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, संस्थागत अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डगलस नॉर्थ, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ या मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस नॉर्थ। डगलस नॉर्थ ने संस्थागत अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्धपरिधीय विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सेमी पेरिफेरल डेवलपमेंट, अर्धपरिधीय विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था इमानुएल वालरस्टीन। इमानुएल वालरस्टीन ने अर्धपरिधीय विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने में किस विचारक की प्रमुख भूमिका थी? तो दोस्तों ये जो HDI है, मानव विकास सूचकांक, इसको विकसित करने में जो मुख्य भूमिका थी वो है ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन की, इनकी मुख्य भूमिका थी। और ये जो मानव विकास सूचकांक है दोस्तों, ये दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो महबूब अल उक हक है उनका नाम, और जो भारत की तरफ से थे वो अमर्त्य सेन है। ठीक है, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं रॉबर्ट सोलो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्तिहीनता की अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? संपत्तिहीनता, इकोनॉमिक्स ऑफ डिप्राइवेशन। तो इसकी जो सिद्धांत है, इसका जो अवधारणा है, तो जिन्होंने दिया था उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ही मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी और संपत्तिहीन की अर्थव्यवस्था, इसकी भी अवधारणा अमर्त्य सेन ने दो अवधारणा दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। हालांकि आने के लिए तो सभी संभावित क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्भरता सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, किस विचारक से जुड़ा हुआ है? दोस्तों आप क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन हमने तैयार किया है। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। भले ही आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जितने भी चैनल मिलते होंगे, जितने वीडियो मिलते होंगे, आप क्वेश्चन का लेवल कंपेयर करके देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हम आपको ला के दे रहे हैं और किस लेवल की ज़रूरत है। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में बोर्ड पूछने वाला है आपसे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। तो आपको हाई लेवल से तैयारी करनी है, इसलिए आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए और कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए, बिना स्किप किए देखनी चाहिए। और कितने नंबर के सही हो रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल में है और किस लेवल तक करनी चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास भी और हमारे पास भी, और अभी बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको भी कवर करना है ना। इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहें, कंटिन्यू देखते रहें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि निर्भरता का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है राउल प्रेबिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राउल प्रेबिस, निर्भरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पूंजी के विचार को किसने विस्तार दिया? सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी के विचार को किसने विस्तार दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पियरे बोर्दियू। पियरे बोर्दियू नाम के विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक पूंजी के विचार को विस्तार दिया।
ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक पूंजी की जो अवधारणा है तो पियरे बोर्दियू के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑर्गेनिक ग्रोथ का सिद्धांत जो है तो किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स से। जो प्राकृतिक विकास का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति और गरीबी का भौगोलिक वितरण किस विचारक के अध्ययन का हिस्सा था? संपत्ति और गरीबी का भौगोलिक वितरण किस विचारक के अध्ययन का हिस्सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेरेड डायमंड। जेरेड डायमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवादी विकास मॉडल किसने प्रस्तुत किया? द्वैतवादी डुअल सेक्टर मॉडल, द्वैतवादी विकास मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आर्थर लुइस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिधीय पूंजीवाद, पेरिफेरल कैपिटलिज्म की अवधारणा किससे जुड़ी है? अब देखिए, अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन आप इसके पहले कर चुके हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। जो परिधीय पूंजीवाद है तो इसकी अवधारणा जिससे जुड़ी है उनका नाम है इमानुएल वालरस्टीन। इमानुएल वालरस्टीन से इनका ये संबंध है, क्योंकि इन्होंने ही पेरिफेरल कैपिटलिज्म का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, गुन्नार मिडल, कार्ल मार्क्स या वाल्ट रोस्टो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से ये संबंधित है सामाजिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसके विकास संबंधी विचारों का हिस्सा है या किन्होंने इसका प्रतिपादन किया है? अधिशेष मूल्य सिद्धांत का तो इन्होंने किया है, कार्ल मार्क्स ने ही किया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है और अधिशेष मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। और क्या दिया है कार्ल मार्क्स ने? ये देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी दिया है और ये यहाँ पे अधिशेष मूल्य का सिद्धांत भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, मांग आधारित विकास, डिमांड ड्राइवन ग्रोथ। मांग आधारित विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये विकसित की गई है यहाँ पे जे.एम. कीन्स के द्वारा। जे.एम. कीन्स के द्वारा इस अवधारणा को विकसित किया गया है, मांग आधारित विकास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है, यह कौन सा सिद्धांत है जो यह मानता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, वर्धनशील पूंजी सिद्धांत, कुजनेट्स वक्र सिद्धांत, सापेक्ष आय सिद्धांत या द्वैतवाद अर्थव्यवस्था सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुजनेट्स वक्र सिद्धांत। कुजनेट्स वक्र सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो असमानता होती है तो पहले बढ़ती है और फिर बाद में घटती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की समस्या से। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से संबंधित है। अब ऑप्शन में इस तरह से दे दिया, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या और ऐसे कुछ नाम दे दिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है तो यह सिद्धांत संबंधित है प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का सिद्धांत जो है तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप हमको कमेंट करिएगा कि द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इसका सिद्धांत किन्होंने दिया था। अगर आप कहीं से भी ढूंढ के दे पाएँ तो दे दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट भी करिएगा कि नहीं पता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा मानदंड विकासशील और विकसित देशों के बीच वर्गीकरण करता है?
तो विश्व बैंक द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है, एक मानदंड बनाया गया है जो विकसित और विकासशील देशों के बीच को क्लासीफाई करता है, अलग अलग करता है, वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति जीडीपी, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, तो यही एक मानदंड है जो विश्व बैंक जो है तो विकसित और विकासशील देशों के बीच को क्लासीफाई करता है जीडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए कौन सा प्रमुख मॉडल अपनाया गया है। विकासशील देश की बात हो रही दोस्तों, विकसित नहीं। जो विकसित है उसमें गरीबी का तो कोई वही नहीं है। जो विकासशील देश हैं उसमें गरीबी कम करने के लिए प्रमुख मॉडल कौन सा अपनाया गया है, तो अपनाया गया रोस्टो का चरणबद्ध विकास मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण विकास की अवधारणा मुख्यतः किस पर बल देती है। जो गुणवत्तापूर्ण विकास की अवधारणा है तो मुख्यतः किस पर बल देती है, तो ऑप्शन है केवल औद्योगिक विकास पर, आर्थिक विकास के साथ साथ समान अवसरों पर, उच्च शहरीकरण दर पर, या केवल सरकारी निवेश पर। तो जो गुणवत्तापूर्ण विकास होता है दोस्तों, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, तो ये जो है तो आर्थिक विकास के साथ साथ समान अवसरों पर भी बल देती है। यही तो गुणवत्तापूर्ण विकास है। ठीक है, किसी एक चीज़ में पार्शियलिटी करके डेवलपमेंट करना ये कोई गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता। जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ समान अवसर भी मिले, वही है गुणवत्तापूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का तात्पर्य क्या है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रदूषण और आर्थिक विकास के बीच यू आकार का संबंध, आर्थिक विकास से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का स्थायित्व, पारिस्थितिकी तंत्र पर औद्योगिकरण का स्थायी प्रभाव, औद्योगिकीकरण से जैव विविधता की वृद्धि। दोस्तों ऑप्शन इस तरह से इंटर रिलेटेड है कि आप अगर इनको सही से पढ़े नहीं हैं तो आप अगर तुक्का लगाएंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पूरी वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि 130 क्वेश्चन है। एक बार में अगर आप नहीं देख पाते हैं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, फिर हमको बताइएगा कि कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो कि आपको इस लेवल का क्वेश्चन देता है और इसी लेवल के क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा, ये आप चैलेंज कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का तात्पर्य है प्रदूषण और आर्थिक विकास के बीच यू आकार का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में शहरीकरण की प्रमुख चुनौती क्या है। विकासशील देशों में शहरीकरण की प्रमुख चुनौती क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन है केवल बुनियादी ढांचे की कमी, असंगठित क्षेत्र का विस्तार, अधिक औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण शहरीकरण। तो जो विकासशील देशों में शहरीकरण की प्रमुख चुनौती हो रही है वो ये हो रही है कि असंगठित क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ठीक है, कोई संगठन नहीं है, कोई झुग्गी झोपड़ी कहीं बन रही है, कोई मकान कहीं बन रहा है, तो ये एक तरह से असंगठित है। ठीक है, तो ये शहरीकरण के लिए एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि शहर बसाने के लिए भी एक प्रॉपर वे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर असंगठित रूप से विस्तार हुआ है किसी क्षेत्र का, तो वो उसको फिर शहरीकरण में परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। नवाचार क्षमता, व्यापार संतुलन, सार्वजनिक ऋण या सरकारी व्यय। तो इसका जो सबसे बड़ा कारक है वो महत्वपूर्ण है नवाचार क्षमता। ठीक है, नवाचार क्षमता इसका महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।
सबसे घिसा पीटा सवाल दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तब तो मुश्किल है कि आप इस चैप्टर में और कुछ पढ़ पाएंगे। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी वो सन 1951 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के रूप में जाना जाता है? अब अगर इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए और हमको कमेंट करके बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के रूप में भी जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी योजना, तीसरी योजना या छठी योजना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरी योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गड़बड़ी वाली योजना प्लान हॉलीडे कब लागू की गई थी? जो गड़बड़ी वाली योजना थी तो ये कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1966 से 1969, 66 से 69 के बीच में 3 साल। ठीक है, ये गड़बड़ी वाली योजना, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है कि इसमें पंचवर्षीय योजना कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये इसको हम 1966 से 1969 के बीच में इसको हम रखते हैं। इसको गड़बड़ी वाली योजना या प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप और रणनीति का निर्धारण कौन करता था? देखिए, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप और रणनीति का निर्धारण कौन करता था? करता है नहीं, कौन करता था? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है योजना आयोग। क्यों? क्योंकि शुरू में जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का और रणनीति का निर्धारण करता था वो योजना आयोग करता था, लेकिन बाद में योजना आयोग को 2014 में ख़त्म कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है कि पहले पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप और रणनीति का निर्धारण जो करता था तो उसका जो राइट आंसर होगा वो योजना आयोग होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि निर्धारण कौन करता है तब फिर इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन करता था, तो इसलिए इसका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाएगा योजना आयोग। इसीलिए दोस्तों हम आपको कहते हैं कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, जानते हुए भी आप गलत करके चले आएंगे। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में भी जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? देखिए, कोई भी योजना जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, तो वो जल्दी अवधि से पहले समाप्त नहीं होती। कुछ कतिपय कारण होते हैं जिसके कारण उस पंचवर्षीय योजना को भंग करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना निर्धारित थी, जो कि निर्धारित अवधि से पहले समाप्त कर दी गई थी, वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को अवधि से पहले क्यों
समाप्त कर दिया गया था? इसका कारण आपको हमें कमेंट करके बताना है, अगर आपको पता होगा तो। और अगर नहीं पता है तो फिर भी आपको कमेंट करना है कि नहीं पता है, तो हम आपको फिर इसका रीज़न देंगे कि क्यों समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अभी तो हम आपसे ही उम्मीद करना चाहेंगे कि अगर आपको पता हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आपने हमारी वीडियो देखी और इंटरेस्ट लिए और आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हम भी मोटिवेट होते हैं। और आपको कंप्लीट वीडियो देखकर और हमको लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, एलपीजी की नीति अपनाई गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी की नीति अपनाई गई थी? तो वो अपनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो एलपीजी है इसको अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 11वीं या 14वीं? तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका जो कार्यकाल था तो सन 2012 से 2017 तक था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज योजना, रोलिंग प्लान, गोलमेज योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो गोलमेज योजना का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे सफल योजना मानी जाती है? अब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना को कितने डिटेल में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दोस्तों, किस लेवल से हमने क्वेश्चन उठाया है आप देख सकते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे सफल योजना मानी जाती है? वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल योजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? पंचवर्षीय योजना के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं लोग हैं तो उनके लिए एक योजना लाई गई थी, उस योजना का क्या नाम था? तो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, ठीक है, IRDP जिसको कहते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन सकता है कि औद्योगिक नीति संकल्प कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये औद्योगिक नीति कब अपनाया गया था? 1956 में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया था? अब देखिए नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई जिसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था? अब स्थापना पूछ रहा है ना, तो ये हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया था, जो कि पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है।
2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1951 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? जो नई आर्थिक नीति है तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये शुरू की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किस मॉडल पर आधारित था? भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप था तो किस मॉडल पर आधारित था? अमेरिकी मॉडल, सोवियत संघ का मॉडल, ब्रिटिश मॉडल या चीनी मॉडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ का मॉडल, जिसको USSR भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको सोवियत संघ नहीं लिखा है, USSR लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि इसका राइट आंसर यही होता है कि जितने भी पंचवर्षीय योजना लागू किए गए थे तो इनका जो प्रारूप मॉडल था वो सोवियत संघ का प्रारूप मॉडल से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया था? जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसको किस मॉडल पर डिजाइन किया गया था? ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स मॉडल, महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल या वाल्टर इसार्ड मॉडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर इसको डिजाइन किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया था? तो दूसरी को डिजाइन किया गया था महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को रंगराजन समिति की सिफारिशों के तहत तैयार किया गया था? जो रंगराजन समिति की सिफारिश है तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 11वीं योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के में जो है तो रंगराजन समिति की सिफारिशों के तहत तैयार किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसको MNP कहते हैं, तो न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो जो MNP है ये शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान गैप, गंगा एक्शन प्लान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत दोस्तों वैसे गंगा की जो गंगा नदी है उसके साफ़ सफाई को लेकर के ये पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति 1951 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी? नई औद्योगिक नीति 1951 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी? तो इसको लागू किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब लास्ट तक देखेंगे तभी आप करेक्ट कर पाएंगे कि आपका टोटल कितने नंबर का सही है। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, एक बार में अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होता है तो आप 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन ये चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि इसी से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सब सही में टिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
आप जो सोच के टिक करते हैं कि हम एकदम सही सही में टिक कर रहे हैं, वही गलत हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। इसीलिए इस वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, 2 से 3 बार 4 बार देखें, पर देखें अवश्य, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है हर एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो इसलिए इसको आपको रट लेना है एक तरह से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को किस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को किस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? किस योजना मतलब किस पंचवर्षीय योजना में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? जो मेक इन इंडिया अभियान है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? ये शुरू किया गया पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद, क्योंकि लास्ट हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी और 2017 के बाद ये मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। इसलिए पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद ये मेक इन इंडिया जो है तो ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी या शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो जाहिर सी बात है कि जो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये तो अभी के योजनाएं हैं ना, और ये अभी की योजनाएं हैं तो मतलब क्योंकि 2017 तक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ही, तो ये तो आपको कॉमन चीज़ सेंस लगा लेना है कि जो वर्तमान की योजनाएं हैं तो ये किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये क्योंकि लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं तक थी जो कि 2017 उसका लास्ट सेशन था। अब जो डिजिटल इंडिया है तो अभी नई नई योजना है और ये पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद इसको शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? आप देखिए, अब अभी आप योजना आयोग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ अलग तरीके से पूछ दिया कि योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग या लोकसभा सचिवालय। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको पढ़े नहीं होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे आप गलत कर देंगे, और अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि योजना आयोग को कब ख़त्म किया गया था? 2014 में। योजना आयोग के स्थान पर किसको लाया गया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, है ना, 2015 में। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है, ना कि वित्तीय आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत जो की गई थी तो कौन से संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? ये की गई थी अनुच्छेद 38 के तहत, अनुच्छेद 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, सबको पता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बजट आवंटन किस क्षेत्र को मिला था? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ही था वो क्या था? कृषि और सिंचाई। तो जाहिर सी बात है कि कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को ही सबसे अधिक बजट मिलेगा, तो इसका राइट आंसर कृषि और सिंचाई ही होगा। अगला क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना को किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये किस में हुई थी? इसका राइट आंसर है 3री पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? अब देखिए, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए गरीबी हटाओ के स्थान पर गरीबी उन्मूलन आ जाता है तो उसका भी वही चीज़ मतलब होगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का योजना को का लाया गया था? तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ योजना लाया गया था, या इसको कहा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला है 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लागू किया गया था? चौथी योजना, 5वीं योजना, 6ठी योजना या 7वीं योजना? ये देखिए, चौथी योजना मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं योजना मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था ना, तो इसको पहली बार लाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का भुगतान संतुलन संकट चरम पर था? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का भुगतान संतुलन संकट चरम पर था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का भुगतान संतुलन संकट जो है तो वो चरम पर था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना किस योजना का हिस्सा थी? तो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना ये हिस्सा थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का, आखिरी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारना, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों का विकास या निर्यात सुधारना। तो दोस्तों, भारत निर्माण योजना का जो उद्देश्य था ना, वो था ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सामाजिक असमानता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो भारत में सामाजिक असमानता को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो कौन सा कारण है? जाति व्यवस्था। बाकी ना तो शहरीकरण प्रभावित करता है, ना औद्योगिकरण, ना तो डिजिटल क्रांति। जो प्रभावित करता है वो क्या करता है? जाति व्यवस्था। ऊंची जाति का, नीची जाति का, ये सभी जो फैक्टर होते हैं भारत में सामाजिक असमानता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जिसको भूखमरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसको जो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो क्या है? कुपोषण और बाल मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स GEI, लैंगिक समानता सूचकांक को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो जो लैंगिक समानता सूचकांक है तो इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार में जो योजना चलाई है वो कौन सी है? अब यहाँ पे ऑप्शन है, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना या आत्मनिर्भर भारत योजना।
तो दोस्तों लैंगिक समानता की बात हो रही है ना, तो लैंगिक समानता यहाँ ऑप्शन है बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में वृद्धजन की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो ऑप्शन है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 2010, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2015। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समाज में वृद्धजन की समस्याओं को हल करने के लिए जो अधिनियम है वो है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से जिम्मेदार है? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो बेरोजगारी दर को मापने के लिए जो मुख्य एजेंसी जिम्मेदार है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सामाजिक तनाव उत्पन्न करने वाला कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और किस अन्य घटक को शामिल किया जाता है? ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन हमने पहले भी, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं इसके पहले। तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन सा शामिल है? शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, महिला सशक्तिकरण या पर्यावरणीय स्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा को लेकर भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो महिला सुरक्षा को लेकर के जो भारत में अधिनियम लागू किया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को मापने के लिए सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? तो भारत में गरीबी को मापने के लिए जो सबसे प्रचलित पद्धति है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेंदुलकर समिति की पद्धति, रंगराजन समिति की पद्धति, मानव विकास सूचकांक या सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, तेंदुलकर समिति की पद्धति। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड का मुख्य कारण क्या है? डिजिटल डिवाइड का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्थिरता, शहरीकरण या वैश्वीकरण? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आर्थिक असमानता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण से संबंधित नियम है तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता मापन परीक्षण IQ टेस्ट जिसको कहते हैं, बुद्धिमत्ता मापन परीक्षण में मुख्य रूप से किस प्रकार की असमानता देखी जाती है? लैंगिक, नस्लीय, जातिगत या भाषाई? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नस्लीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की जो योजना लागू की गई है वो है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की जो रक्षा है वो की जाती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारीवाद की अवधारणा को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी रही है? यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला नीति 2001, महिला उद्यमिता योजना 2010,
सशक्त महिला योजना 2015, लैंगिक न्याय अधिनियम 1998। तो जो नारीवाद की अवधारणा है तो ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला नीति 2001। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति मुख्य रूप से किस आधार पर तय की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद। आप इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? स्थायी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, 100 दिन का रोजगार गारंटी देना या औद्योगिक रोजगार को बढ़ावा देना। तो जो नरेगा का मुख्य उद्देश्य है वो है 100 दिन का रोजगार गारंटी देना। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत सबसे सटीक रूप से समझाता है? तो सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की जो प्रक्रिया है इसको जो सिद्धांत सबसे सटीक रूप से समझाता है वो है कौन सा? संरचनात्मक कार्यात्मकवाद। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि संकट का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा माना जाता है? तो भारत में कृषि संकट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी ऋणग्रस्तता और आत्महत्याएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स वेबर, पियरे बोर्दियू, इमाइल दुर्खीम या कार्ल मार्क्स। तो जो सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा दी थी वो दी थी पियरे बोर्दियू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सतत विकास के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो भारत में सतत विकास के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है नीति निर्माण में असंगति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शरणार्थी संकट, ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस, वैश्विक शरणार्थी संकट के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी संधि प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन है पेरिस समझौता, ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, जिनेवा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स समझौता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज। अगला क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सुनवाई कौन करता है? अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो इस मामले की सुनवाई कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी करते हैं। ये मानवाधिकार आयोग भी करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है डिजिटल गुलामी, डिजिटल स्लेवरी, डिजिटल गुलामी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है डेटा चोरी और साइबर अपराध, AI आधारित शोषण, सोशल मीडिया की लत या श्रमिकों का ऑनलाइन शोषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रमिकों का ऑनलाइन शोषण ही क्या कहलाता है? डिजिटल गुलामी। अब आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आता तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इसमें आंसर में टिक करते कि सोशल मीडिया की लत, लेकिन नहीं, इसका ये सही आंसर नहीं है। डिजिटल गुलामी का जो सही मतलब है वो है ऑनलाइन श्रमिकों का ऑनलाइन शोषण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में किस भाग में उल्लेखित है? तो जो सामाजिक न्याय है दोस्तों वो भारतीय संविधान में ये भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। यहाँ पे उल्लेखित है भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और दे रहे हैं, आप हमको इस क्वेश्चन को कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि भारत का जो संविधान है ये कुल कितने भाग में विभाजित है। इसका आपको आंसर देना है कि भारत का संविधान कुल कितने भाग में विभाजित है। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता होगा
तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा कि हमें पता नहीं है, आप बता दीजिए, तो फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद की तीसरी लहर की प्रमुख विशेषता क्या थी? नारीवाद की तीसरी लहर की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वायत्तता और विविधता पर जोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जाति गतिशीलता, कास्ट मोबिलिटी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? ऑप्शन यहाँ पे है औद्योगिकरण और शहरीकरण, जाति आधारित आरक्षण, दलित आंदोलन या राजनीतिक सशक्तिकरण। तो भारत में जाति गतिशीलता का जो प्रमुख कारण है वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साउथ का प्रयोग किन देशों में किया जाता है? ग्लोबल साउथ का जो प्रयोग है तो किन देशों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील एवं निम्न आय वाले देश में किया जाता है ग्लोबल साउथ का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, मास सर्विलांस में के सामाजिक प्रभाव क्या है? गोपनीयता का हनन, अपराध नियंत्रण में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार में बदलाव या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मास सर्विलांस के सामाजिक प्रभाव जो है वो है उपरोक्त सभी। गोपनीयता का हनन भी है, अपराध नियंत्रण में वृद्धि भी है, सामाजिक व्यवहार में बदलाव भी है, मतलब ये सभी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारे टोटल 130 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, और हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टोटल 130 क्वेश्चन में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर आपको इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और यदि नहीं चाहिए, यही लेवल हम बरकरार बना के रखें, तो भी हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं। हालांकि हमने तो जो लेवल लाया है तो वो एमपी बोर्ड के हिसाब से, ये जो ईएसबी बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा जिस पैटर्न में, उस पैटर्न के मॉडल पेपर के हिसाब से हमने क्वेश्चन आपको दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको और हाई लेवल का चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ भाई, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो एक बार छोटा सा सब्सक्राइब बटन कर ही दीजिए यार, उसमें क्या आपका आता जाता है। आप अगर एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ेगा, और हम आपके लिए और अच्छे से मन लगा के कंटेंट ला पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे आपके लिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।